तो चलिए अब सुनते हैं पीयूष जी की प्रेजेंटेशन को। ओवर टू पीयूष जी। ये जो सेशन है एचडीएफसी द्वारा स्पॉन्सर्ड है, हम धन्यवाद करते हैं एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट का भी, और आपके लिए ये सेशन उन्होंने अरेंज किया है एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो प्लीज इस सेशन को ध्यान से सुने, फिर जो आपकी क्वेरीज होंगी पीयूष वो सॉल्व करेंगे। तो ओवर टू पीयूष, जोरदार तालियों से स्वागत करें पीयूष रखेचा। मुझे एक ऐसा बच्चा दे दो जो हमारी वीडियो के हिसाब से बच्चा सारा ग्रुप आपका तैयार कराता है, साथ वीडियो बच्चा और एक बोल दीजिए सब पीछे खड़े हैं, जो पीछे खड़े हैं प्लीज बैठ जाइए। देखिए सभी ने जो अपना सेशन है बहुत मेहनत से तैयार किया है और 6 महीने लग जाते हैं इस प्रोग्राम को तैयार करने में। हम समझ सकते हैं कि थोड़ा लेंथी है, हेक्टिक है, बट ये 2 दिन हमें आप दे दीजिए। चलिए ओवर टू पीयूष, आइए सुनते हैं पीयूष जी की जबरदस्त प्रेजेंटेशन को। गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा और जोर से। अब मैं स्टार्टिंग में एक चीज करूंगा, मैं बोलूंगा रेडियो उड़ान का टेम्पो, आपको बोलना है हाई है। क्या बोलना है? यस, रेडियो उड़ान का टेम्पो, रेडियो उड़ान का टेम्पो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं दानिश जी का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मुझको ये अपॉर्चुनिटी दिया। सेकेंडली श्री नवनीत मनोत जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं, उनको मैंने पर्सनली अप्रोच किया था इस चीज़ के लिए, ये सेशन के लिए, और उन्होंने मेरे को कॉल भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ मैंने उनको एक व्हाट्सएप किया। उस बेसिस में उन्होंने ये इवेंट स्पॉन्सर करने को वो तैयार हुए। वो अपनी टीम से किसी को यहाँ पे भेज नहीं पाए कोई कारण से, बट एक बार नवनीत जी को भी मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो अब मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम है, मैं कलकत्ता से हूँ। मैंने एमबीए किया है आईआईएम रायपुर से, 2013-15 का बैच था मेरा, और उसके बाद मैंने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट का जर्नी, क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करने का जर्नी चालू किया। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट बैक इन दोज डेज व्हेन आई स्टार्टेड। First 4-5 years were very challenging, but now things are mostly in place. So currently I am managing about 80 crores. So 80 crores मेरा assets under management है अभी, जिसमें से मोस्टली जो मैं एसेट्स मैनेज कर रहा हूँ वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मैनेज कर रहा हूँ। लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एसआईपी करें, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करें और उस माध्यम से अपने गोल्स को अचीव करें। सो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो चैलेंजेस मतलब मेरे को जो टॉपिक मिला है कि क्या इन्वेस्टमेंट डिसेबल्ड फ्रेंडली है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट्स, व्हाट आर द ब्लाइंड स्पॉट्स इन पर्सनल फाइनेंस। ये सबके लिए है, ये एक वीआई के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है ये एप्लीकेबल। तो पहला ब्लाइंड स्पॉट है लैक ऑफ अ प्लान। अगर हमको कलकत्ता से या दिल्ली से हमको कलकत्ता जाना है या दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो हमें पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। आप भी यहाँ पे आए हैं कहीं ना कहीं से, भले ही आप दिल्ली से आए हो या दिल्ली के बाहर से आए हो, आप बहुत टाइम से इसके लिए प्लान किए हो। आपको प्लान करना पड़ता है कि आपको किस टाइम निकलना है, कहाँ पहुँचना है, कैसे, कौन से मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको यूज़ करना है, आपको गाड़ी से, बस से या फिर फ्लाइट से कैसे यहाँ तक पहुँचना है, तो आपको पूरा प्लान करना होता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स क्या करते हैं, हम रैंडमली इधर उधर इन्वेस्ट कर देते हैं, बट अगर उसको हम स्ट्रक्चर्ड वे में, प्लान्ड वे में करें तो ही हमें गोल पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमारा गोल यहाँ पे आने का है, रेडियो उड़ान का सेशन अटेंड करना, तो हमको गोल पता होना चाहिए कि हमको क्या, मेरा क्या गोल है। चाइल्ड का एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना है या रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, वो हमको पता होना चाहिए, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा भी करेंगे। दूसरा ब्लाइंड स्पॉट है लैक ऑफ मनी माइंडसेट। कितने लोगों ने कभी केबीसी देखा है, कौन बनेगा करोड़पति? यस। तो आप बता सकते हैं पहले कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 5 करोड़ रुपया जीता केबीसी में? एब्सोल्युटली राइट। आपको
जो भी अब बता रहे हैं आंसर, उनको पहले अपना नाम बताना और फिर आंसर बताना है। तो सुशील कुमार ने 5 करोड़ जीता, पर 5 करोड़ एक्चुअली उनको मिला नहीं, क्योंकि मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले लोग समझेंगे कि टैक्स कितना ज़्यादा होता है और टैक्स के बाद जो उनको मिलता है वही एक्चुअल हमको हमारा टेक होम अर्निंग है। तो उनको लगभग 3.5 करोड़ मिला। आपको पता है आज वो कहाँ पे है? बैंकरप्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। वो कंप्लीटली बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनका मनी माइंडसेट नहीं था। उन्होंने खुद बोला है कि उनको बहुत लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, चैरिटी के नाम पे, एनजीओज के नाम पे उनका पैसा लूट लिया गया, और फिर उन्होंने वो मतलब ही बिकेम मतलब वो ज़्यादा ड्रिंक्स और ये सब में पड़ गए, तो उनका सारा का सारा जितना भी कमाया था उन्होंने केबीसी में सब चला गया। तो आज वो साधारण सी एक नौकरी कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इनका मनी माइंडसेट नहीं है। मनी माइंडसेट होने से आप पैसा को अपने आप अट्रैक्ट करते हो अपने तरफ, और जब पैसा आ जाता है तो उसको आप रिटेन करते हो। तो इसके लिए हमको मतलब पूरा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा आ गया, हमसे कोई भी मांग लिया हम दे दे और कर दे, तो वो माइंडसेट सही नहीं है। अब हम एक ऑडियो सुनेंगे हम, जिसके माध्यम से हम कुछ सीखेंगे। ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ उस ऑडियो का। इस ऑडियो में एक मतलब 2 भाई बात कर रहे हैं आपस में, और एक भाई ने अपने छोटे भाई का पिगी बैंक तोड़ दिया, क्योंकि उसको अपने गर्लफ्रेंड को कोई सिंगिंग वाले शो में लेके जाना था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने छोटे भाई का पिगी बैंक तोड़ दिया। अब हम ये ऑडियो क्लिप सुनते हैं, उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कैन वी हैव द ऑडियो? किसके पास है ऑडियो? पीयूष वन के नाम से है ना? पीयूष वन। चोर खोल दिया, शर्म नहीं आई? छोटे भाई का पिगी बैंक खोल दिया। थोड़ा सा वॉल्यूम। चोर खोल दिया, शर्म नहीं आई? छोटे भाई का पिगी बैंक खोल दिया। हाउ कुड यू डू? वो सब छोड़, वो क्या है? इंग्लिश में पढ़ नहीं सकता। डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट विद मी। क्या है ये? डायमंड को मालूम है? अब इसमें उनका क्या कनेक्शन है? These are mine, मेरे ही है। लेकिन ये है क्या? सिप। सिप? सिप व्हाट? अरे डफर, सिप व्हाट नहीं, सिप सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप। अरे मेरी पॉकेट पॉकेट में क्रिकेट शीट प्यारा
हमारी दिस मनी मैं ऐड करता हूँ, तू माइनस कर दे। मैं कंपाउंड करता हूँ। डैड की उम्र का हो जाऊंगा ना, तब सिप कर करके इतना बड़ा पॉन्ड बन जाएगा, पॉन्ड। जब दादा दादी की उम्र का हो जाऊंगा ना, तब प्रशांत महासागर मतलब पैसिफिक ओशन किसी की। बस 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 मैं समझ गया, लेकिन ये कीड़ा आया कहाँ से? तुझे नाम बताऊंगा ना, तू चेयर से नीचे गिर। ओके, तो कैसा लगा आपको ऑडियो? तो इसमें दो भाई है, एक का नाम है, छोटे वाले को छोटा बोलते हैं और बड़े वाले को प्रशांत। तो छोटा सिर्फ 10 साल का है, पर 10 साल की उम्र में ही उसने अपने पैसे को निवेश कर करके 62,000 पे ग्रो कर लिया है धीरे धीरे। जब उसको 100 रुपये मिले 100 रुपये डाल दिए, जब 500 मिले 500 डाल दिए, तो ऐसे कर करके उसने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। तो वही बता रहा था वो कि आज मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, बट जब वो अपनी मॉम डैड की उम्र का हो जाएगा तब इस पैसे को धीरे धीरे ग्रो करके एक पॉइंट बन जाएगा। फिर अपनी जब दादा दादी की उम्र का हो जाएगा, आज से मान लीजिए 40 से 50 साल बाद, ग्रो करके इतने पैसे हो जाएगा कि वो जो चाहे उस पैसे से कर सकता है। तो अब इससे आप क्या सीखते हो, मतलब क्या लर्निंग है आपकी? बिल्कुल सिर्फ करना चाहिए। और ग्रोथ ओरिएंटेड सिप करना चाहिए, बहुत अच्छी। तो अब हम बात अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो इसमें भी इन्होंने बात किया था, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बच्चा लगभग 16 साल का था, वो एक मनी लेंडर के पास गया। आपको पता है मनी लेंडर बहुत ऊंचे ब्याज पे पैसा देते हैं। तो मनी लेंडर ने बोला उसको कि आपके एजुकेशन के लिए मैं आपको पैसा दे दूंगा, पर मेरे को 6 महीने में 100% का इंटरेस्ट चाहिए। मतलब हर 6 महीने पे 100% आपको ब्याज देना होगा, 100% पे पैसा कंपाउंड होना चाहिए। पैसा जब दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 100% इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स में देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला, बच्चे ने बोला कि ये 100%, बच्चा स्मार्ट था, उसने बोला कि आप 100% में पैसे देते तो हो, 100% में पैसे ले भी लोगे क्या? तो मनी लेंडर ने बोला, वो हाँ पहले मुस्कुराया, फिर बोला कि ये बच्चा कितना पैसा दे देगा? बोला हाँ मैं ले भी लूंगा। तो मनी लेंडर को वो बच्चे ने, 16 साल के बच्चे ने 1 रुपया दिया, 1 रुपी, उसके पास में 1 रुपी इन्वेस्ट किया। और अब वो शहर चला गया पढ़ने के लिए। 14 साल बाद अपने ये गांव वापस आया। अब वो 30 साल का उम्र का हो चुका है। तो आप मेरे को ये बताओ, वो 1 रुपये का वैल्यू आज कितना हो गया है? मतलब 14 साल, हर 6 महीने में कंपाउंड हुआ है, 100% ग्रो किया है। मतलब लगभग 28 बार वो ग्रो किया है, डबल हुआ है, मतलब समझ लो 28 टाइम्स वो डबल हुआ है। आज उसका वैल्यू कितना हो गया? एनी गेसेस? 10 करोड़। और कोई? उसका वैल्यू हो गया था 26 करोड़ 84 lakhs। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये फिगर्स डेफिनेटली एग्जैजरेटेड है, बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसे ही वर्क करता है। जितना टाइम आप दोगे,
जितना टाइम उसको ग्रो करने में दोगे, डबल होने में दोगे, उतने वो आपको मल्टीपल एक्सेस में रिटर्न मिलेगा। दानिश जी बोल रहे थे कि मैं पैसा दुगना करके दूंगा। मैं पैसा दुगना करके नहीं देना चाहता हूं आपको। आपको पैसा मैं 20 गुना 30 गुना करके देना चाहता हूं। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब जो समझते हैं वो मतलब वो पैसा पावर कंपाउंडिंग से पैसा अर्न करते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो पैसा दे देते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण। जब आप लोन लेते हैं तो हम इंटरेस्ट देते हैं, और इंटरेस्ट भी वैसे कंपाउंड होता है। तो पीपल हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, एंड पीपल हु डोंट एंड अप पेइंग इट। इसको उन्होंने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला था। अब हम बात करते हैं एनिमीज ऑफ इनकम की। पैसा कमाना मुश्किल है, मैं मानता हूं, पर पैसे को संभाल के रखना भी मुश्किल है। तो 2 मेजर एनिमीज है इनकम की, 2 दुश्मन है पैसे की। एक को हम बोलते हैं टैक्स, एक इन्फ्लेशन। तो बहुत ये कहावत है कि इंडिया में यू गेट ओनली हाफ ऑफ व्हाट यू अर्न। मतलब पहले आप 100 रुपये अगर कमाओ और आप 30% अगर टैक्स दे रहे हो तो 30% पहले टैक्स चला जाता है उस पर, इनकम टैक्स। फिर आप जीएसटी पे करते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट सर्विसेज में 18 से 28% भी जीएसटी है, तो आधा मतलब 20% पैसा आपका वहाँ चला जाता है। तो अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो आपके एंड में खर्च करने के लिए आपके पास में खर्च करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, जो भी आप बोलो, 50 से 60 रुपये ही बचता है। सेकेंड एनिमी है इनकम का इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? इन्फ्लेशन क्या होता है? थोड़ा जोर से। Absolutely. Increase in the price of goods actually due to reduction in the value of money which happens over time. इंडिया में लगभग 5 से 6% ऑफिशियल फिगर भी है। तो अगर हम बाकी चीज़ जैसे हेल्थ केयर का देखें या एजुकेशन में देखें, साल दर साल 10% इन्फ्लेशन बढ़ती है। प्लस हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता रहता है जैसे जैसे पैसे आते हैं। जैसे आज आपके मतलब आज से 10 साल पहले आपके पास में हो सकता है एक नोकिया का हैंडसेट होगा, आज आपके पास में एक स्मार्टफोन है, मे बी वो एप्पल का, मे बी वो एंड्रॉयड हो सकता है, बट एक स्मार्टफोन है। तो हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण भी वो इन्फ्लेशन हमको एक तरह से हिट करता है। लाइफस्टाइल प्लस राइज इन प्राइसेस इज एक्चुअली कॉल्ड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो इससे हमको सबको फेस करना। और ये मिनिमम, अगर मैं आपको मिनिमम नंबर दूं तो ये 10% है। तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट्स 10% से नीचे साल एवरी ईयर ग्रो कर रहा है, तो हम पैसे कमा रहे हैं कि लूज कर रहे हैं? अगर हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमको रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न हमारा 10% से कम है और इन्फ्लेशन 10% है, तो हम पैसा लूज कर रहे हैं कि कमा रहे हैं? लूज कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो हमें ऐसा प्लान बनाना है कि हमें हमें ऐसा प्लान करना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है मिनिमम 10% रहे। राइट। एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, किसने पढ़ा है वो किताब? पढ़ा है रिच डैड पुअर डैड? ऑथर का नाम बताइए। बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने 2 की लर्निंग्स जो मेरे निकले वहां से, एक तो था पे योर सेल्फ फर्स्ट। क्या आपको ये लर्निंग याद है? तो बेसिकली आप जो भी इनकम अर्न करते हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब हमारा सेविंग्स का फॉर्मूला क्या है? सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। बट रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से ये डेफिनेशन ही गलत है। अब हम लोग को क्या करना है, पहले इन्वेस्ट कर देना है जो भी इनकम आता है, उससे जो भी पैसा उसके बाद बचता है वो खर्च करना है। उन्होंने पूरा फॉर्मूला को चेंज कर दिया है। राइट। तो हमें पहले अपने लिए पे योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब सारे यूटिलिटीज बीट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, रेंट हो, और जो भी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस हो, घूमने जाने का खर्चा हो, सबसे पहले हमारे फ्यूचर सेल्फ के लिए निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है। और जो भी बचता है, मान लो पहले आपके पास में मान लो 10,000 रुपये आपने कमाया, 10,000 में से आप 2,000 आप निवेश कर दो, 8,000 बचा, उसको आप फिर खर्च करने का सोच सकते हो। पर मिनिमम आप 20% इनकम से पहले अलग कर लो।
ये आपके दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन बेसिकली प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर सेल्फ. अब उन्होंने एक और डेफिनेशन दिया था एसेट्स और लाइबिलिटीज का. सो एसेट्स और लाइबिलिटीज, जो फाइनेंस बैकग्राउंड वाले हैं वो समझेंगे कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की डेफिनेशन क्या होती है, बट मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की डेफिनेशन बताता हूं. वो बोलते हैं एनीथिंग दैट पुट्स मनी इनटू योर पॉकेट इज एन एसेट, एनीथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट इज अ लाइबिलिटी. इसका क्या मतलब है? तो एसेट क्या होता है? एसेट होता है जो भी आपको कुछ इनकम दे. तो घर जिसमें आप रहते हैं वो एसेट है क्या? नहीं, क्योंकि वो आपको कुछ कमा के नहीं दे रहा है. बट घर आपने अगर रेंट पे लगा दिया, आपके पास एक सेकंड होम है, आपने रेंट पे लगा दिया, क्या वो एसेट है? यस, क्योंकि वो आपको मंथ ऑन मंथ रेंट दे रही है, कोई कैश आपके पॉकेट में आ रहा है. तो एनीथिंग दैट कम्स टू इनटू योर पॉकेट इज एन एसेट. आपकी अपनी गाड़ी एसेट है क्या? गाड़ी आपने खरीद के रेंट पे दे दी, वो एसेट है? हाँ बिल्कुल. तो आप ये समझ गए एसेट्स. और अब इसके डेफिनेशन में अगर दूसरी तरह देखें तो अपने घर में जो हम रहते हैं वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि वो हमारे पॉकेट से पैसे निकाल रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि आप घर मत खरीदो, आई एम नॉट अगेंस्ट बाइंग योर ओन हाउस, बट मैं बोल रहा हूं कि उनका डेफिनेशन ये है कि उसको आप एसेट मत कंसिडर करो. वो आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है. वैल्यू क्रिएट वही करेगा या आपको इनकम जनरेट वही करेगा जो एंड ऑफ द डे आपके पॉकेट में कुछ इनफ्लो लाए. राइट. अब हम एक और वीडियो देखेंगे. इस वीडियो में बग्स अंकल है. बग्स अंकल ने बच्चों को अपने घर संडे लंच पे बुलाया है. तो अब देखते हैं कि लंच पे क्या डिस्कशन, क्या चर्चा होती है, उसके बाद हम अपना डिस्कशन करेंगे. कैन वी हैव द सेकेंड वीडियो प्लीज? But remember this, if you buy things that you don't need, one day you will have to sell the things that you do need. अक्कल का लड्डू वॉरेन बफेट से लिया मैंने. वॉरेन बफेट का नाम जानते हो आप? You know who Warren Buffett is? नाम याद रखो, गूगल करो और अक्कल का लड्डू खाओ. Happy birthday! Okay, now come on. It's time for the khana and Ghana I promised you. Follow me to the kitchen. Come on, skull candy. Sir, but how does this work? How does what work? Sir, your life. लगता नहीं कि आप कुछ करते हो, फिर भी everything's in control. अरे मैं कुछ नहीं करता हूँ. Clearly you haven't stepped into the kitchen, my boy. Come on, help me stir the sauce. You know, you must never let the sauce sit for too long. It becomes heavy, it starts to burn, and the flavor doesn't spread as nicely as you want it to. So all your hard work, mehnat, parishram goes for a toss. You must remember to keep stirring the sauce at regular intervals. बैठने मत दो, सॉस को भी और पैसे को भी. I have a bank account in which I put some extra money, but that's about it. I don't believe in saving. I believe in saving, it's just that I can't save. Savings represent boring part of your life, probably like the later part when you're 50s, 60s, thinking of retirement. I myself, I haven't saved as such. My parents have done it. What are my views on saving? Shit. I do not have money at the end of the month to save up. Savings, stuff that, I mean, money that you don't spend, you keep aside. पैसे पिगी बैंक में रखते हो, बैंक में रखते हो, बैठ जाता है, सिट्स लाइक अ उसी पैसे को उंगली पकड़ के चलना सिखाओ. मैं बताता हूं, बेबी है, हाँ? पहला ऐसा चलेगा,
फिर ऐसा 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 चले और फिर दौड़ना शुरू करेगा. So exercise your money, make it strong, make your money work hard for you. But sir, how do we make all that money in the first place? Good question. Good question. Drop by drop, बूंद बूंद से तालाब बनता है. तुम्हारी उम्र का था. That's when I started thinking about money. How to maximize it, how to multiply it, how to compound it. जब मैं कबर्ड में रखता था, कुछ नहीं मिलता, जीरो. जब बैंक में रखता हूं, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है. Good, very good. But it's like cricket. Ones and twos, safe, but not match winners. Match winning के लिए क्या चाहिए? चौका और छक्का. Chauka and chakka. Absolutely right. That's the way to go. So, remember, ones and twos, fours and sixes, that's your winning combination. So ones and twos तो समझ गए वे fixed interest. लेकिन ये चौका छक्का क्या होता है? Equity, shares, stocks. It's so complex. ये सब आपने इतनी जल्दी सोचना शुरू किया क्यों? India is independent. I too should be independent, no? What does independence mean? Independence means dignity. Independence means security. Why expect anyone else to look after you when you can look after yourself? With a little planning. Plan it out. Shares, dividends and stuff. You think at this age I'll invest? I do. Commerce stuff isn't my thing. Investments is investing your money in. I don't know about much. I haven't invested in anything yet because I'm still small. I will never invest my money using my own brain ever. I don't do investments, but like me going to college is an investment for my father. Enjoy, my boy. But you know, when I look around me, what do I see? EMI, EMI, EMI. Loan, loan, loan. No saving, only kharch. Face full of worries, heart full of tension. किसी को बात करने का टाइम नहीं, लाइफ जीने का टाइम नहीं. What kind of life is that? Too much stress. My cooking would suffer. My music would suffer. My family would suffer. And at this moment, guys, your pasta is suffering. सो इस ऑडियो को डिस्कस करने से पहले एक अनाउंसमेंट है. यहाँ पे गुरदीप जी का बैग थोड़ा मिसप्लेस हुआ है, तो किसी ने अगर उनका बैग देखा तो अब हम ऑडियो के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें उन्होंने बोला था कि सॉस, जब आप पास्ता का सॉस बना रहे हो या उसको प्रिपेयर कर रहे हो तो आप स्टर नहीं करोगे तो सॉस बैठ जाएगा. ऐसे भी ऐसे ही सिमिलरली अगर पैसे को ठीक से आप इस्तेमाल नहीं करोगे या ग्रो नहीं करोगे तो पैसे भी बैठ जाएगा. इन्फ्लेशन के कारण और फैक्टर्स के कारण पैसा भी बैठ जाएगा आपका. आप पैसा बैंक में रखोगे या ऐसी जगह पे रखोगे जहाँ पे ग्रोथ अच्छा नहीं है, इन्फ्लेशन से कम ग्रोथ है, तो पैसा बैठ जाएगा, धीरे धीरे अपना वैल्यू लूज करना चालू कर देगा. तो इन्होंने बताया था कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन, जिसको इन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया कि क्रिकेट में जैसे वंस और टूज इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे फोर्स एंड सिक्सेस भी इंपॉर्टेंट है. दोनों के बिना मैच जीता नहीं जा सकता, क्योंकि खाली फोर्स एंड सिक्सेस आप मारोगे तो कहीं ना कहीं आउट होने का भी रिस्क रहता है उसमें. तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन, जिसको एक फिनेंस बैकग्राउंड वाले लोग बोलते हैं एसेट एलोकेशन. एसेट एलोकेशन. तो ये एसेट एलोकेशन क्या होता है? एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि अलग अलग जगह पे अपने पैसे को डालना, ताकि हमारा डाइवर्सिफाई हो जाए इन्वेस्टमेंट्स और हमें जो रिटर्न मिले वो एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हो. मतलब मैंने रिस्क लिया है पर एक एडजस्टेड बेसिस पे लिया है कि रिटर्न तो मैक्सिमाइज कर सके, एट द सेम टाइम हम रिस्क को भी थोड़ा मिनिमाइज करें या कम रिस्क ले. तो एसेट क्लासेस है कौन से? क्विकली मैं आपको बताता हूं
जैसे एक है इक्विटी, फिर डेट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। ये मेजरली एसेट क्लासेस है जहां पे हम और आप जैसे साधारण लोग, रिटेल इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करते हैं। तो इक्विटी डेट क्या होता है? इक्विटी शेयर्स होता है, हम इसके बारे में वापस और भी बात करेंगे, और आपके कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ भी सकते हैं बाद में। बट इक्विटी ऐसा चीज है जहां पे आपका पैसा ग्रो करता है, बट साइमल्टेनियसली वो रिस्क भी है कि अगर मार्केट में कोई न्यूज आ जाए या कोई टर्मोइल हो जाए, कोई पॉलिटिकल चेंजेस, कुछ भी हो जाए, तो आपका प्राइस, एक बार स्टॉक प्राइसेस नीचे आ सकता है, आपको एक शॉर्ट टर्म नुकसान उसमें हो सकता है। डेट, आपको सबको पता है, डेट इज लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट। हम एफडी करते हैं, हम और जगहों पे जहां भी इन्वेस्ट करें जहां पे हमको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिले, वंस एंड टूज, जैसे उस वीडियो में उन्होंने बताया था, ऑडियो में बताया था कि वंस एंड टूज वो फिक्स्ड डिपॉजिट है, वो डेट है जहां पे हमको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है। गोल्ड हम सबको पता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हम सबको पता है गोल्ड कैसा एसेट क्लास है, कैसे बिहेव करता है, क्योंकि हम सब उसको सेफ इन्वेस्टमेंट या सेफ एसेट क्लास मानते हैं। और चौथा है रियल एस्टेट, उसके बारे में भी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको पता है रियल एस्टेट क्या होता है। एनीथिंग, एनी प्रॉपर्टी दैट वी बाय, या और भी चीज़ों में जहाँ पे एक फिजिकल एसेट हो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रियल एसेट, रियल एस्टेट। तो ये 4 एसेट क्लासेस है। मेजरली जब आप इन्वेस्टमेंट जर्नी अपना चालू करते हो तो आप प्राइमरीली मेरे हिसाब से 2 एसेट क्लास में या मैक्स 3 एसेट क्लास में आपको फोकस करना चाहिए, इक्विटी, डेट एंड गोल्ड। एफडी, और एफडी जो डेट है, और गोल्ड के बारे में आपको पता है। इसके बारे में आपको, इक्विटी के बारे में मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक क्वेश्चन है मेरा पहले, हाउ कैन अ 5 feet टॉल इंडिविजुअल ड्राउन इन अ रिवर ऑफ एवरेज डेप्थ 4 feet? 4 feet का एवरेज डेप्थ है रिवर का, 5 feet का इंसान है, वो डूब कैसे सकता है उसमें? हाँ, नहीं 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 नहीं, वो सीधा खड़ा है, वो सीधा, बिल्कुल सीधा खड़ा है वो। यस, एब्सोल्युटली, दैट इज अ फैंटास्टिक आंसर। आई थिंक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द थी वो थी एवरेज। एवरेज डेप्थ 4 feet है, तो एवरेज डेप्थ मतलब कहीं पे 6 feet भी हो सकती है, कहीं पे 2 feet भी हो सकती है, राइट? तो इसीलिए अब मैं इसको, मैंने क्यों बताया ये, मैं आपको ये बताता हूं क्या रीजन है इसके पीछे। इक्विटी इज नॉट लाइक एफडी। इक्विटी ऐसा नहीं है कि चार हर जगह 4 feet डीप है। इक्विटी आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं देगा कि हर साल आपको 15% रिटर्न दे रहा है, वैसा इक्विटी नहीं होता, नहीं तो एफडी कोई करते नहीं, सब इक्विटी में ही पैसा डालते हैं। ये वॉलेटाइल एसेट क्लास है, कोई साल आपको -10% भी दे सकता है, कोई साल आपको 30% भी दे सकता है। लास्ट 8 साल से हमारे गवर्नमेंट का रीजन बोल दीजिए, या एक डेमोग्राफिक्स का रीजन बोल दीजिए, या एक साइकिल बोल दीजिए इसको, पिछले 8 सालों से हर साल इक्विटी मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो कि इतिहास में कहीं भी नहीं हुआ। तो एक बार इंडियन मार्केट के लिए भी जोर से तालियां बजाएंगे कि इंडियन मार्केट ऐसी इक्विटी मार्केट है जहां पे लोगों ने बहुत पैसा बनाया और आगे भी बहुत पैसा लोग बनाएंगे। बट रीजन एक ही आपको एक ही चीज रोकता है, वो है वॉलेटिलिटी। और उसको आप अगर वॉलेटिलिटी के ऊपर राइड कर लो और इन्वेस्टेड रहो लॉन्ग टर्म, तो बहुत पैसा बनेगा इसमें, अभी भी बनेगा। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है फाइनेंशियल पिरामिड। अब आपको एसेट क्लासेस समझ गए आप कि अब समझना है हमको कि हम प्लान करें कैसे, हम स्टार्ट कहां से करें। तो मैं आपको ये बताता हूं एक फाइनेंशियल पिरामिड के माध्यम से। पिरामिड सबको पता है कैसा होता है? पिरामिड पता है? हाँ। तो पिरामिड कैसा होता है? पिरामिड का फाउंडेशन सबसे चौड़ा होता है। तो हमें अपना फाउंडेशन क्या करना है? सबसे स्ट्रांग रखना है। कैसा रखना है फाउंडेशन? स्ट्रांग, यस। तो अब फाउंडेशन मतलब प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब हमको एडिक्वेट इंश्योरेंस चाहिए। अभी चर्चा हो रही थी कि एज विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, एज ब्लाइंड पीपल हमको इंश्योरेंस नहीं मिलता है। बट आई थिंक स्टेप्स आर टेकिंग, मतलब अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं सही डायरेक्शन पे। और कुछ कंपनीज हैं ऐसी जो, सारों को तो मैं नहीं बोलूंगा,
पर कुछ केसेस में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को, ब्लाइंड लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देती है। तो इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन हम निकालने का पक्का कोशिश करेंगे। और लाइफ इंश्योरेंस तो बड़ी आराम से मोस्टली लोगों को मिल जाती है, स्पेशली अगर मैं आरपी और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और ये सब केसेस का बोलूँ तो लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस तो बड़ी आराम से मिल जाती है। अगर किसी को डिस्कस करना है तो डेफिनेटली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, इंश्योरेंस तो हम समझ गए कि प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इमरजेंसी फंड। हमें अपने सैलरी या अपने इनकम का 4 गुना, मतलब मंथली इनकम का 4 गुना एटलीस्ट हमें एक सेफ जगह पे रखना है। मे बी वो बैंक फिक्स डिपॉजिट हो सकता है या एक लिक्विड म्यूचुअल फंड हो सकता है, जहां पे हम कभी भी उस पैसे को एक्सेस कर सके इन डायर सर्कमस्टेंसेस, इन नीड ऑफ इमरजेंसी। मतलब कोई ऐसा सिनेरियो है, कोई मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या और कोई तरीका इमरजेंसी आ जाए, तो उस पैसे को हम यूज कर पाए। तो ये हो गया फाउंडेशन। अब हमारा फाउंडेशन मजबूत है, तो फाउंडेशन मजबूत करना इसलिए जरूरी है कि फाउंडेशन मजबूत किए बिना अगर हम प्लान कर लेंगे तो हम प्लान कर लिया, मान लीजिए हमने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया, रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर लिया, चाइल्ड के एजुकेशन की प्लानिंग भी कर ली, पर अगर हमारा फाउंडेशन वीक है तो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी डगमगाया, तो आपका लॉन्ग टर्म सेविंग्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हिल जाएगा, उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब ये हमने अपना प्रोटेक्शन का अगर ध्यान रख लिया तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे गोल्स का फाइनेंशियल प्लानिंग करना, गोल बेस्ड, जिसको बोलते हैं गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो की गोल्स क्या है? इंपॉर्टेंट गोल्स, बच्चे का एजुकेशन, बच्चे के मैरिज और रिटायरमेंट, ये सबसे प्रोमिनेंट। और अगर आप चौथा गोल ले लो तो मे बी बाइंग अ हाउस। ये हमारे साधारण लोगों में सबसे बड़े गोल्स हमारे लाइफ के यही हैं, सबसे बड़े माइलस्टोन्स यही हैं। और इसके बाद भी अगर हम और सेव कर सकते हैं दूसरी चीज़ों के लिए, तो हम हॉलीडे प्लान करने के लिए सेव कर सकते हैं, हम गाड़ी खरीदने के लिए सेव कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जो आपको पहले मैं पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं जैसे मेरे लिए अगर ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ट्रैवलिंग के बिना नहीं रह सकता, तो मैं ट्रैवल के लिए फंड बनाऊंगा, मेरे लिए वो नेसेसिटी हो सकता है। तो अपने हम लोगों को देखना है कि हमारे लिए हमारा बेसिक नेसेसिटी या हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है, क्या गोल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, तो उससे चालू करना है और प्रायोरिटाइज करना है अपने गोल्स के, और उस हिसाब से हमको प्लानिंग करनी है। इसके लिए ये हमने पड़ाव क्रॉस कर लिया, उसके बाद हमको वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाना है। हमने अपना बेसिक गोल्स आर टेकन केयर ऑफ, हमने अपना गोल्स की प्लानिंग कर लिया, उसके बाद हमको प्लान करना है अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए। सो वेल्थ क्रिएशन कैसे करते हैं हम? इक्विटी एसेट क्लास में हम लॉन्ग टर्म निवेश करके एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और वेल्थ हमने क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम वेल्थ को प्रिजर्व करते हैं, तब हम जाके कॉशियस हो जाते हैं अल्टीमेटली, जो कि पिरामिड का सबसे ऊपर वाला भाग है, जहां पे हम से कम रिस्क लेते हैं और चाहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो सेफ रहे और हमको स्टेबल रिटर्न देते रहे, ताकि हमने जो वेल्थ बनाया है अभी तक वो प्रोटेक्टेड रहे। तो ये बेसिकली एक फाइनेंशियल पिरामिड है। अब जो कि हमारा स्पॉन्सर भी HDFC म्यूचुअल फंड है, तो हम म्यूचुअल फंड्स की कुछ चर्चा करेंगे। और म्यूचुअल फंड अकॉर्डिंग टू मी, मेरे खुद के प्लानिंग में भी और आपके लिए भी मैं यही रेकमेंड करूंगा, म्यूचुअल फंड एज अ रिटेल इंस्ट्रूमेंट इज वंडरफुल। मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि क्या होता है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। एक तो लो कॉस्ट है, इसके मैनेजमेंट फीस बहुत कम होते हैं, उसके बाद फ्लेक्सिबल है, कभी भी आप डालो कभी विड्रॉ कर लो। इसके लिए इसमें जो भी एसेट क्लासेस मैंने बताया, एक रियल एस्टेट को छोड़ के बाकी सब के म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। भले ही आपको इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है या इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, डेट में इन्वेस्ट करना है, फिक्स्ड इंटरेस्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, सबके लिए म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। और आपको एक ही पोर्टफोलियो जिसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों रहे, वैसे भी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। अब मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसा होता है। हमको तो इक्विटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम कहाँ से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमको कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। तो मैं एक लाइफ ऑफ अ कॉमन विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के बारे में अभी आपको बताऊंगा। सुबह से रात तक एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन क्या करता है। सुबह 7 बजे उठता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले मैंने जो पहले स्लाइड्स बनाए थे उस पर मैंने लिखा था कि सबसे पहले उठ के हम ब्रश करते हैं, पर अब वो मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि सबसे पहले उठ के हम मोबाइल यूज करते हैं, है ना। सब अग्री करते हैं, सबसे पहले हम उठ के या तो टॉक बैक या वॉइस ओवर का आवाज सुनते हैं सबसे पहले उठ के। तो 7 बजे उठ के हम टॉक बैक और वॉइस ओवर यूज करते हैं। तो इसमें कुछ कंपनीज है जैसे एप्पल,
जैसे सैमसंग, जो कंपनीज हमसे कमाती है। 8 बजे हम अपने एलेक्सा को बोलते हैं, स्मार्ट वीआई है, एलेक्सा को बोल रहा है कि स्विच ऑन द गीजर। वो गीजर किस कंपनी का है? वो हिटाची का हो सकता है, तो हिटाची हैवेल्स का हो सकता है, तो हैवेल्स जैसी कंपनी उसमें अर्न करती है हमसे। 9 बजे हम ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं, चाय की चुस्की मारते हुए हम बिस्किट खा सकते हैं, तो बिस्किट कौन सी कंपनी का है? ब्रिटानिया। 10 बजे हम ऑफिस के लिए निकलते हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में, टाटा मोटर्स की। 11 बजे हमको एक मैसेज आता है कि हमारा क्रेडिट कार्ड जो हमने लिया था वो अप्रूव हो गया है। 12 बजे मैसेज आता है कि हमारा ईएमआई बाउंस हो गया। नहीं सॉरी, ईएमआई हमारा टाइमली पेमेंट हो गया, बाउंस क्यों होगा? हमारा ईएमआई टाइमली पेमेंट हुआ, हमको एक और मैसेज आ जाता है। तो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी वहां पे अर्न कर रही है, वहां कमा रही है, क्योंकि बजाज फाइनेंस ने हमको फाइनेंस किया, लोन किया है। वो जीरो कॉस्ट ईएमआई बोलने के लिए होता है, हमसे तो नो कॉस्ट होता है, बट वो आगे कंपनी से कमा लेती है बजाज फाइनेंस, क्योंकि फ्री में कोई चैरिटी तो वो कर नहीं रहे हैं। चैरिटी करते करते 3-4-5 लाख करोड़ की कंपनी बनती नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं से कमा रही है। अब 1 बजे एक वीआई इंडिविजुअल जाता है लंच के लिए। वो एक एलिवेटर का बटन दबा किसी को बोलता है कि बटन दबाइए, और वो लिफ्ट में जाता है, और वो लिफ्ट है ओटिस की। ओटिस कंपनी आप लोगों ने सुना है? एलिवेटर कंपनी है, लिफ्ट वाली, सही। अब 3 बजे वो अपने स्टाफ को बोलता है कि मुझे एक कोरियर करना, और ब्लू डार्ट की सर्विसेज यूज करता है। 4 बजे एक वीआई पूछती है कि इतना शोर, वीआई पूछ रहा है इतना शोर क्यों हो रहा है? तो एक पास में आदमी जो बैठा है वो बोलता है कि पास में रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो एलएनटी कुछ रोड बना रही है वहां पे, और वहां पे उसके कारण शोर हो रहा है। तो एलएनटी जैसी कंपनी कुछ बिजनेस कर रही है, कुछ कमा रही है। 5 बजे फिर नाश्ते का समय हो जाता है, तो चाय के साथ इस बार आप सनफिस्ट का कुछ प्रोडक्ट यूज करते हो, एंड सनफिस्ट इज अ प्रोडक्ट बाय आईटीसी, तो आईटीसी जैसी कंपनी कमाती है। 6 बजे एक वीआई इंडिविजुअल अपना लैपटॉप में अपना काम खत्म कर रहा होता है। काम खत्म करते हुए बस जॉस की फाइनल एक बार आवाज सुन के वो अपने सिस्टम को ऑफ करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी कमा रही है, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज यूज कर रहे हैं, वो हमसे कमा रही है। 7 बजे गाड़ी में बैठ के जब वापस जा रहा होता है, तो वो स्विगी से खाना ऑर्डर करता है, स्विगी जोमेटो से, और जोमेटो जैसी कंपनी कमा रही है उस। 8 बजे एसी ऑन करके डिनर के लिए बैठता है, और एसी किसका है? एसी एलजी का है, सैमसंग का है। एसी में जो कंप्रेसर लगा हो में भी कमिंस का है। तो ये सब कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज कमा रही है। 9 बजे अपने फ्रेंड से कॉल में बात करता है वीआई पर्सन की हालचाल पूछने के लिए, और ऐसी बात करता है। तो हम जियो की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो इसमें रिलायंस अंबानी जी कमा रहे हैं। 10 बजे एक वीआई इंडिविजुअल फाइनली प्लान करता है कि सोने जाता है, तो वो अपने नाइसली एक कोजी बेड पे आराम से लेट जाता है। तो वो बेड किसका है? बेड शीला फोम जैसी कंपनी का है, या कर्लोन का बेड है। कर्लोन बाय द वे शीला फोम ने एक्वायर कर लिया, तो कर्लोन भी उनका ही है। तो शीला फोम कमा रही है, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, इक्विटी कंपनी। तो ये बहुत सारी कंपनियों का मैंने नाम लिया। ये मैं आपको ब्रांड्स बताने के लिए मैंने इनका नाम नहीं लिया है, मैंने ये बताया है एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ऐसा हो सकता है, आइडेंटिकल हो सकता है, जो जहां पे आप खुद पैसा दे रहे हो या खुद उनके प्रोडक्ट सर्विसेज यूज कर रहे हो, क्या उन पे आप, और आप कुछ कमा नहीं पा रहे हो, आप खर्च ही कर रहे हो, क्या अच्छा आइडिया नहीं है कि आप उन पे निवेश भी करो? कैसा आइडिया है ये? सॉरी, आइडिया ये देखिए, ये ऐसा ही एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होता है जो अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जहां पे आप और हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये म्यूचुअल फंड क्या, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। कौन सी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है? म्यूचुअल फंड कंपनी तो बहुत सारी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर अंदर स्कीम होती है, जैसे आईटीसी एक कंपनी है, आईटीसी का प्रोडक्ट है सिगरेट, या फिर आप मान लो बिस्किट, ये आईटीसी के प्रोडक्ट्स है। तो ये सिगरेट और बिस्किट जो है, ये सब स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, और आईटीसी जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनी की तरह है, मान लो एक। तो हम किसमें, हम क्या यूज करते हैं? आईटीसी को यूज करते हैं कि उसका प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ऐसे ही हम म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, उनके स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो कौन सा ऐसा स्कीम है म्यूचुअल फंड कंपनी, मतलब सारे कंपनीज में कौन सा एक स्कीम है? 2000 से ज्यादा स्कीम है आज। कौन सी ऐसी स्कीम है जो सबसे ज्यादा पैसे मैनेज कर रही है? मैं स्कीम का नाम पूछ रहा हूं, कंपनी का नाम नहीं बोलना आपको। उसका नाम है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। कितना मैनेज कर रही है आपको पता है? वो अकेली स्कीम 77,000 करोड़ मैनेज कर रही है। आप और मेरे जैसे लोगों की दुनिया भर के, इंडिया भर दुनिया भर के रिटेल इंडिविजुअल्स की पैसे मैनेज करके वो आज 77,000 करोड़ मैनेज कर रही है। कौन सी ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी है, मैं एक आपको कंपनी का नाम बताऊंगा, जिसमें आपने 1995 से अगर 10,000, मात्र 10,000 रुपए एवरी मंथ अगर निवेश किया होता तो आज आपके पास में 15 करोड़ रुपए होते। 15 करोड़, 10,000 मात्र इन्वेस्ट करके एवरी मंथ। ये है नहीं, कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी की स्कीम है ऐसी? देखिए मैं जान पूछ के सारे HDFC के एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि HDFC हमारी स्पॉन्सर है नहीं तो बाकी एग्जांपल भी ले लेता मैं तो हाँ, तो ये स्कीम का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इन्होंने 1995 से अभी तक में सालाना 19% का रिटर्न दिया है सालाना। तो एक बार इस फंड के लिए, हम इनका फ्लैगशिप फंड है HDFC का, इसके लिए जोरदार तालियां, इनके फंड मैनेजर्स के लिए भी जोरदार तालियां। बिल्कुल। तो अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत सारे हमको आपके क्वेश्चंस में लूंगा भी, और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को मिलते भी हैं कि हमको कितना SIP करना चाहिए, कितना मंथली इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हमको समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, बट हम कितना करें, कौन सा अमाउंट सफिशिएंट है, कौन सा अमाउंट सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि अब अपने कुछ पैसा, जो बोलते हैं ना पे योर सेल्फ फर्स्ट, आप 10% से चालू करिए अपने इनकम का। और पे योर सेल्फ फर्स्ट मतलब पे योर सेल्फ फर्स्ट होता है, आपको इनकम अपना सीधा एक्सपेंसेस देखना ही नहीं है, आपको सबसे पहले इनकम से 10% निकाल देने। फिर आप चाहे थोड़ा आपको स्ट्रगल हो, थोड़ा स्ट्रेच करना पड़े अपने आप को, थोड़े अपने जो अनइम्पॉर्टेंट या उतने इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस नहीं है उनको आपको कट करना पड़े, बट पहला 10% आपको चालू करना ही होगा। इन टर्म्स ऑफ एवरी मंथ आपको वहां से निकालना है, ताकि फ्यूचर में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। क्योंकि मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग में बिजनेस मैंने जब चालू किया कि मैं वहाँ से कुछ पैसे निकाल सकूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे कुछ बचते नहीं थे। फिर भी मैंने ये 10% वाला चालू किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन मेरे खर्चे भी एक रेगुलर पर्सन से ज़्यादा है। आज मेरे को अगर क्लाइंट मीटिंग में जाना है तो मेरे को, अगर मैं गाड़ी ले लूँ तो वो सफिशिएंट नहीं, मेरे को ड्राइवर भी रखना होगा, राइट? क्योंकि ड्राइवर नहीं रखूंगा तो मैं जाऊंगा कैसे? तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मतलब, और बहुत बार ऐसा होता है नई जगह पे हमको उबर की सर्विसेज यूज करनी पड़ती है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नई जगह पे यूज नहीं कर पाते कई भाई, तो हमारे लिए खर्चे बढ़ जाते हैं। तो एज विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन मैंने समझ लिया कि मेरे को औरों से बेटर और औरों से मेहनत ज़्यादा करना है अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। शुरू से मैंने ये प्रैक्टिस किया और आज भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। आज मैं अपने इनकम का लगभग 60 से 70% निवेश करता हूँ, बाकी ही खर्च करता हूँ। मतलब पहले मैं 60% अलग कर लेता हूँ। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 60% से चालू करो, आप 30% से चालू करो, बट आप 10% से चालू करो, क्योंकि 10% से नीचे करके आई डोंट थिंक दैट इज मीनिंगफुल। आप 10% से चालू करो और फिर आप बढ़ा सकते हो। तो सबसे बड़ा टेक अवे हमारा यही है कि हमको स्पिट नहीं करना है, सिप करना है पैसे के साथ। अब मैं आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, आराम से आप पूछ सकते हैं। सिली क्वेश्चन भी हो तो भी पूछ सकते हैं, आई डोंट माइंड आंसरिंग दोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, आप आराम से अपना क्वेश्चन पूछिए। और थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पूछने से पहले अपना नाम बताइए और फिर क्वेश्चन पूछिए, और थोड़ा सा लाउड रहिए, क्योंकि कहीं आप मतलब कुछ जो लोग बोल रहे हैं पीछे बैठे हुए, मुझको सुनाई नहीं दे रहा है वो, तो थोड़ा सा लाउड होके बोलिए। गाइज जो सवाल पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप प्लीज़ हाथ उठाइएगा और वॉलंटियर्स आपके पास माइक लेके आएंगे। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ओनली 2 to 3 क्वेश्चंस, बिकॉज उसके बाद और भी छोटी छोटी प्रेजेंटेशंस हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी, और सिर्फ क्वेश्चन पूछिएगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन न कीजिएगा प्लीज़। माइक पहुंचाइए प्लीज़ जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं।
हेलो हेलो, अपना नाम बताइए पहले। या हाय देयर, आई एम गौरव। हाय गौरव। या सो एक्चुअली आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, so I just would like to ask that like which team we should opt as a working professional when we are starting up our career. श्योर। तो देखिए, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या बिजनेस ओनर हो, उस पर इतना मैटर नहीं करता। आपको ऐसे सोचना है कि मेरा गोल क्या है। मेरे को अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लानिंग करनी है, कि मेरे को अपने अगले साल मैं घूमने जा रहा हूँ उसकी प्लानिंग करनी है, कि मेरे को अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है। तो जितना बड़ा और या जितना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर होगा, तो लॉन्गर योर इन्वेस्टमेंट टेन्योर इज, मतलब मान लो आपका टेन्योर अगर 20 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, मे बी आफ्टर 20 ईयर्स आप सोच रहे हो आप रिटायर हो गए, तो जितना लंबा आपका टेन्योर है उतना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी नहीं बोलूँगा मैं, उतना आप अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपना डिज़ाइन कर सकते हो। अगर तो मैं एक क्विक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर आपका ट्रैवल का गोल है 1 साल बाद, तो आप इक्विटी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिए। इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमको मिनिमम 3 से 4 साल होना चाहिए। तो अब हमको अगर ट्रैवल के लिए प्लान करना है तो हमको एक डेट फंड में इन्वेस्ट करना है, एक लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना है, या एक आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करना है। मैं इंडिविजुअली आपसे बात करके इसके बारे में विस्तार में आपको बताऊंगा भी। बट इसमें क्या होता है कि आपको मोर और लेस फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, और आपका डाउनसाइड रिस्क वैसा नहीं रहता है कि आपका अगर मान लो इक्विटी मार्केट गिर जाती है तो आपको कोई कैपिटल लॉस होगा, बिकॉज दिस हैज नॉट मच कोरिलेशन विद द इक्विटी मार्केट। या फिर जैसे कोविड का सिनेरियो भी आया था, तो ऐसा नहीं है किसी लिक्विड फंड में किसी ने नेगेटिव रिटर्न कमाया कोई भी दिन। एक दिन का अगर हो भी जाए तो कोई भी वीक में मान लेता हूँ, चलो कोई वीक में किसी ने नेगेटिव रिटर्न नहीं बनाया एक लिक्विड फंड में। तो अब आपको 1 साल का गोल है तो आप इसमें डालोगे, 20 साल का गोल है तो आप डालोगे एक स्मॉल कैप फंड में, या एक फ्लेक्सी कैप कम स्मॉल कैप फंड में डालोगे, जहां के आपका पोर्टफोलियो बहुत अग्रेसिव है और रिटर्न्स भी अग्रेसिव आते हैं, और पैसा 20 साल में आपका मल्टीप्लाई होके ही आता है। आप जितना निवेश किया ओवर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, आपको उसका, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये हर महीने डाले तो आपको 1 से सवा करोड़ रुपए मिलेंगे 20 साल बाद। ये मैं कंजर्वेटिव साइड में बोल रहा हूँ, एक स्मॉल कैप टाइप फंड में या एक फ्लेक्सी कैप टाइप फंड में। तो जैसे आपका जो टेन्योर है उस पर आपका रिटर्न, मतलब उस पर आपका कहाँ आपको निवेश करना है वो डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड्स में। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अपनी बात रखी और हमारे पार्टिसिपेंट्स को लाभान्वित किया है। एंड आई होप कि आज की ये जानकारी उनके लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी कि नेक्स्ट टाइम वो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। Excuse me, I had a question. Sure. Yeah. So like we consider like equity and gold like both as assets, but I understand that equity may we have like companies and they have underlying businesses and we can track their quarterly, annually profit, loss and balance sheets. But what about gold? Like how that like can be an asset if there is nothing to track or like underlying thing which is making it grow. So see, gold is always considered. अब क्यों consider होता है, ये हमेशा राजा महाराजाओं के ज़माने से consider हो रहा है. It is always considered equivalent or asset class in terms of having some value. ये मतलब अब जो सेंट्रल बैंक्स है दुनिया भर में वो गोल्ड रिजर्व्स रखते हैं, गवर्नमेंट गोल्ड रिजर्व्स रखती है, उस बेसिस पे वो उनका एसेट्स पता होता है, तो इनकी वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ती रहती है. इनका कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट एज अ एसेट क्लास इसको दिस इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू अ करेंसी. अब करेंसी है जैसे रुपए पैसे हैं, नोट का तो कोई वैल्यू नहीं होता है. नोट इज जस्ट अ प्रोमिसरी नोट. मतलब वो जो जैसे 100 रुपये का नोट या 1000 रुपये का नोट हो या 1000 के नोट तो भी आते नहीं है, 2000 के नोट हो, तो उनका बस एक प्रोमिसरी गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रॉमिस है कि इसके इक्विवेलेंट गुड्स एंड सर्विसेज जो भी चल रहे हैं आप इसको वहाँ पे यूज करके इसको परचेज कर सकते हो. वैसे गोल्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ करेंसी. गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है. जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपने अगर सुना होगा इसके बारे में, 8 साल में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ने इंटरेस्ट मिला के 13% का रिटर्न दिया. 13% साल का.
वो भी मोर टैक्स एफिशिएंट देन फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में तो पूरा टैक्सेबल है, ये तो पूरा टैक्सेबल भी नहीं है, इसमें तो खाली जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल है। ओके सर, थैंक यू सो मच, Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। और भी जिन लोगों की क्वेरीज हैं आप हमें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द शो ऑन इन्वेस्टमेंट्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। आई एम पीयूष राकेजा, फाउंडर ऑफ रॉयल ईस्टर्न फाइनेंशियल सर्विसेज। आई एम लीविंग माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और you need to start your investments, you can contact me. My contact number is 9748976371. My email ID is piyush_rakhecha@live.com. Thanks once again.